Good morning, students. This is the second chapter of Understanding Society, which is Social Order and Change in Rural and Urban Area. Students, rural and urban area both are part of our society. In each and every country, you will observe both these areas. The percentage may be different or it may be vary, but these area will exist. So today we will discuss both these topics in context of India, and in last we will generalize the changes and social order. So students, change is only the unchangeable thing. एक ऐसी चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है, और ये चीज़ है खुद बदलाव, चेंज कभी बदलता नहीं है, और इसी को लेकर ही आपका ये चैप्टर सेंट्रलाइज्ड रहेगा. इसमें हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पे लिस्टिफाई किया है. इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज सोशल चेंज, टाइप्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस. Another are some concepts like domination, authority, law, contestation, crime and violence. In the third part, we will discuss about the changes which occur in village, town and city. And in last, we will discuss about some changes which took place in rural India. Let us start, students, from the first subheading, which is social change, types and causes, consequences. चेंज क्या है? हम लोग कई बार कहते हैं कि चेंज करना है, कुछ सोसाइटी में चेंज करना है. सोसाइटी में चेंज करना मतलब सोशल चेंज करना. लेकिन ये सोशल चेंज है क्या? हम लोग कई बार छोटे मोटे चेंजेस को भी सोशल चेंज कह लेते हैं. किसी का एक पर्सनल कोई डिसीजन रहता है, कोई पर्सनल लेवल पर भी अगर किसी ने अपने आप को चेंज किया है तो हम इसको भी सोशल चेंज में काउंट कर लेते हैं. बट स्टूडेंट, दिस इज़ रॉन्ग. सोशल चेंज की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको कि हम लोग इस ब्लैंक स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सोशल चेंज. Here we will discuss about some characteristics of social change. First and foremost characteristic of social change is it is different from economic and political change. किसी तरह का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज जो है वो सोशल चेंज नहीं है. कोई भी इकोनॉमिक चेंज आया, कोई भी पॉलिटिकल चेंज आया तो उसने आपने उसको कह दिया कि सोशल चेंज है. इट इज़ समथिंग एल्स and something more than these economic and political changes. उनसे कुछ ज़्यादा है और उनसे कुछ बड़ा है. तो सोशल चेंज का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज समथिंग एल्स एंड समथिंग मोर फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस. ये सब एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सोसाइटी बता दूं कि सोसाइटी क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं. उसके बाद शायद हम अच्छे से समझ पाएँ. स्टूडेंट्स, देयर आर 2 साइंसेस, है ना. साइंसेस 2 हैं. फर्स्ट इज नेचुरल साइंस, अनदर इज सोशल साइंस. नेचुरल साइंस में भी आपकी एक बॉटनी आ जाती हैं, ठीक है. दूसरा ह्यूमन साइंस जिसमें आप बायोलॉजी ले सकते हो, एंड फाइनली आप स्पेस साइंस में आ जाते हैं. सोशल साइंसेस की बात अगर अपन करें, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपकी संस्कृत हो गई, इंग्लिश हो गया, ये सारे आपके ह्यूमैनिटीज़ या फिर सोशल साइंसेस के पार्ट हैं. तो वो चेंज जो इन सब में हो उसी को अपन सोशल चेंज कहेंगे. सिर्फ एक पार्ट में, पॉलिटिकल पार्ट में चेंज हो गया और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आर सोशल साइंस हैं वो अगर इससे सेपरेट रहते हैं, अपार्ट रहते हैं, अलग रहते हैं, अफेक्टेड नहीं रहते हैं, तो आप उसको सोशल चेंज नहीं कहेंगे. द सोशल चेंज मे अफेक्ट द होल सोसाइटी. ये मान लो सोसाइटी है
तो सोशल चेंज वो चेंज होगा जो कि पूरी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी भी नहीं तो मोस्ट ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट करने का काम अगर वो करे तभी वो सोशल चेंज कहलाएगा। आप कहें कि ये पूरी सोसाइटी और सोसाइटी के इतने से पार्ट में भी अगर कोई चेंज आया है और आप उसको सोशल चेंज कहें, दैन दिस इज़ द रॉन्ग मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होगा? सोशल चेंज वो होगा जिसमें या तो पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट सोसाइटी, दिस वन, ये अफेक्ट हो, तब आप कहेंगे कि वो सोशल चेंज हुआ है। सोशल चेंज में केवल बड़े मास लेवल पर चेंजेस आते हैं, बिग चेंजेस आते हैं, एंड दीज बिग चेंजेस मे बी बेसिक। ये बेसिक चेंजेस होने चाहिए जो कि क्लियरली दिख सकें, ऐसे बड़े और बेसिक चेंजेस होने चाहिए। अब बेसिक चेंज का मतलब मैंने आपको कहा क्लियरली मालूम पड़ना चाहिए कि चेंज हुआ है, तो ये बेसिक चेंज कैसे होगा? मान लो आपका सिलेबस था पहले ABC, अब बेसिक चेंज करना है तो इसमें क्या हो जाएगा? अब आपका सिलेबस हो जाएगा दिस वन 1 2 3, दिख रहा है ना कि चेंज है। ये कहलाते हैं बेसिक चेंज, एक ऐसा चेंज जो कि क्लियरली दिख रहा है, जो दिख सके क्लियरली। जस्ट एन एग्जाम्पल, सोसाइटी, अ मेंबर ऑफ सोसाइटी इतना सी है, उसने मना कर दिया कि ही विल नॉट टेक डाउरी, वो डाउरी नहीं लेगा, मना कर दिया। लेकिन रेस्ट ऑफ सोसाइटी अभी भी डाउरी ले रही है, डाउरी एक्सेप्ट करती है, तो क्या ये सोशल चेंज कहलाएगा? नो, इट विल नॉट कंसीडर एज सोशल चेंज, क्योंकि सोशल में सोसाइटी आती है और सोसाइटी तो आज भी डाउरी ले रही है। इसलिए एक इंसान के कहने पर सोसाइटी चेंज सोशल चेंज नहीं कहा जाएगा। सोशल चेंज के लिए ज़रूरी है कि इसने कहा, ये भी कहे, ये भी कहे, सब लोग कहने लगें कि हाँ वी विल नॉट एक्सेप्ट डाउरी, तब जाके वो सोशल चेंज कहलाएगा। कई लोग कहते हैं जब जो डेथ एक हमारे यहाँ पे हिंदू सोसाइटी में होता है कि अगर किसी की डेथ होती है तो सर्टेन डेज़ के बाद हमारे यहाँ पे एक फेस्ट, एक डिनर या फिर लंच जो भी होता है, ठीक है, तो डिनर होता है या फिर लंच होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम मान रहे हैं कि एक बैड हैबिट है, एक बैड कस्टम है, इसको ख़त्म करना चाहिए। एक पर्सन ने अगर मना कर दिया कि ठीक है मैं मृत्यु भोज नहीं करूँगा, ठीक, किसी की डेथ होने के बाद जो खाना करते हैं उसको मृत्यु भोज कहते हैं, कि मैं मृत्यु भोज नहीं करूँगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द सोसाइटी उस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर रही है। अब क्योंकि रेस्ट ऑफ सोसाइटी में तो वो चल ही रहा है, एक के कहने से क्या होगा, इस वजह से वो सोशल चेंज नहीं कहलाएगा। सोशल चेंज क्या कहलाएगा? सोशल चेंज तब बनेगा वो जब इसको बाकी सब लोग फॉलो करने लगें। स्टूडेंट्स, सोशल चेंज एक बहुत बड़ा टर्म है और इसको अगर अपन देखें तो इसके इम्पैक्ट्स की बात करें, सोशल चेंज का इम्पैक्ट मास लेवल पर भी हो सकता है और लिमिटेड भी हो सकता है, दोनों तरह के उसके चेंजेस हो सकते हैं। और सोशल चेंज का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट हो सकता है। हम लोग द पेस ऑफ सोशल चेंज, पेस है ना, स्पीड, सोशल चेंज की स्पीड के बेस पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। व्हाट डज इट मीन? स्टूडेंट्स, आपने साइंस में तो कई बार एवोल्यूशन पढ़ा होगा और सोशल स्टडीज़ में कई बार रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है उनके पेस, उनकी स्पीड का। सोशल चेंज पढ़ रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। ऐसे सोशल चेंज जो कि ग्रेजुअल होते हों, धीरे धीरे होते हों, इसमें डेकेड्स लग सकते हैं, सेंचुरीज लग सकती हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज भी इसमें लग सकती हैं एवोल्यूशन में। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने डार्विन का
एवोल्यूशन की थियरी, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स आपने पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, द हिस्ट्री ऑफ द स्पीशीज, ऐसी ही कुछ बुक्स डार्विन ने लिखी थी जिसमें डार्विन ने एवोल्यूशन की थियरी दी थी। एवोल्यूशन में की थियरी में डार्विन ये बताते हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स का एवोल्यूशन, ह्यूमन बीइंग्स में चेंज आता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में चेंज आता है और वो ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन जो आज की डेट में आपको दिख रहे हैं ऐसे ह्यूमन बीइंग्स बने हैं। अब इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे हैं या फिर मैनी सेंचुरीज, थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज इसमें लगी हैं, तब जाके हम आज की डेट में ऐसे हो पाए हैं। और इसी को डार्विन ने कहा है एवोल्यूशन, ठीक है, इसी को डार्विन ने कहा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मीनिंग अगर अपन देखें, वन लाइनर मीनिंग, देन इट इज ग्रेजुअल चेंज इज इक्वल टू एवोल्यूशन। ग्रेजुअल चेंज मतलब धीरे धीरे चेंज होना, इज इक्वल टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब ऐसा चेंज है जो कि धीरे धीरे होता है। और सिंपल एग्जांपल दूं तो आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, योर फिजिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या है, चेंज धीरे धीरे होता है, एकाएक चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है, सडन चेंज नहीं आता है, धीरे धीरे चेंज होगा। अब आप में भी तो धीरे धीरे चेंज हुआ, पहले आप मदर के फीटस में होते हैं, फिर इन्फेंट, धीरे धीरे करके आप लोगों को पहचानना सीखते हैं, आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, फिर थोड़े हाथ पैर चलाना खुद सीखते हैं, धीरे धीरे करके फिर आप थोड़ी चलना सीखते हैं, वॉक करना सीखते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके आप आज की स्टेटस में आ चुके हैं। और इस स्टेटस में आने, इस सिचुएशन पे आने पे, इस फिजिकल डेवलपमेंट के लेवल तक आने में आपको कितने ईयर्स लगे, अराउंड 15 to 16 ईयर्स। मैं जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, अराउंड 15 to 16 ईयर्स आपको लग गए इस फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेज पर आते हुए। और आपके पेरेंट्स का देखें तो आपके पेरेंट्स इस पूरे स्टेज को पार करके आज ओल्ड हो चुके हैं और उनको अराउंड 50 to 60 ईयर्स हुए इस फिजिकल एज को पाने में, स्टेज पर आने में। तो ये क्या है, 50 to 60 ईयर आपका सडन चेंज तो है नहीं, धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आते हैं कि आपको मालूम भी नहीं पड़ता है और चेंज हो जाता है। ये तो है ग्रेजुअल चेंज, जिसको हम लोगों ने टेक्निकल टर्म दिया है, इट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स धीरे धीरे चेंज होना। द सेकेंड टाइप ऑफ सोशल चेंज इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है वो हम लोग पॉलिटिक्स में या सिविक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन अदर सब्जेक्ट्स में भी होता है। रेवोल्यूशन मीन्स सडन चेंजेस, जो चेंज सडन हो जाए उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, इट वॉज एन सडन अटैक ऑन द फोर्ट ऑफ बास्टील। बास्टील के फोर्ट पर जब अटैक किया था थर्ड एस्टेट ने फ्रांस में, तब वो अटैक सडन था और सडन अटैक ने फ्रांस में रिवॉल्ट करवा दिया, इसलिए ये कहलाया फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके अलावा हम लोगों ने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा है, दैट वाज आल्सो अ सडन अटैक ऑन ब्रिटिशर्स। तो इस तरह रशियन रेवोल्यूशन की हम लोगों ने बात की। तो ये वेरियस जो रेवोल्यूशंस हुए हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सर्टेन एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है रैपिड चेंज एंड सडन चेंज। चेंज सडन होगा और वो रैपिड होगा, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जब, तब आप उसको कहेंगे कि ये तो रेवोल्यूशनरी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर अपन देखें इस चीज़ को समझने का, देन इट इज़, आप पूरा सेशन 2021
ठीक है। आप पूरा सेशन 12 मंथ्स आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में आप पढ़ते हैं, तब जाके प्रमोट होके पास होने के बाद आप 12th क्लास में जाते हैं। दिस इज एवोल्यूशन, क्योंकि आप ईच स्टेज आपको फॉलो करनी पड़ रही है। क्वार्टरली फॉलो किया आपने, फिर आपने हाफ ईयरली फॉलो किया, लेटर ऑन आपने एनुअल एग्ज़ाम फॉलो किया। ये सारे स्टेजेस फॉलो करने के बाद धीरे धीरे वन बाय वन, वन स्टेप टू अनदर स्टेप, उसके बाद 1 2 3 ऐसे स्टेप्स आगे बढ़ते हुए चलते हुए आप जब 12th क्लास में आते हैं तो इसको कहेंगे योर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। आप एवोल्यूशन के थ्रू ये डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन आज आपने एडमिशन लिया 11th में और आज ही डिक्लेरेशन होता है दैट भाइयों और बहनों आज रात्रि 12 बजे के बाद आप अपनी कक्षा में, आप आपकी क्लास से प्रमोट हो जाते हो। ठीक है, आज रात को, आज आपने 11th में एडमिशन लिया टुडे एंड टुमारो आप 12th क्लास में आ गए। ये चेंज कैसा है? दिस इज सडन चेंज एंड रैपिड चेंज। रैपिड चेंज क्यों है? क्योंकि जो काम करने में आपको पूरे 12 मंथ्स लगने वाले थे, एक सेशन लगने वाला था, वो काम एक दिन में हो गया। ठीक है, 365 डेज में जो एक आपका काम होना था वो एक दिन में हो गया। इसलिए इस चीज़ को हम लोगों ने, इस चेंज को रैपिड चेंज भी कहा है। कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए हैं या होते हैं उनको हम उनके नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, यस हियर टाइप्स पढ़ लिए हम लोगों ने, चेंज की हम दो कैरेक्टरिस्टिक देख ली स्टूडेंट। वन कैरेक्टरिस्टिक इज मास लेवल पर चेंज होगा, दूसरा है ये चेंज बिग होगा, तीसरा है ये चेंज जो होगा वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज से कुछ डिफरेंट होगा। इसके टाइप्स हम लोगों ने देख लिए कि चेंज का जो टाइप है, देयर आर 2 टाइप्स, एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। Students, we can identify the changes which occur in our society from the nature and from the result or consequences as well. या तो हम चेंज के नेचर के थ्रू उसको पहचान सकते हैं, या फिर हम उसके रिजल्ट की, चेंज आने का रिजल्ट क्या हुआ उसके थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं। हमने नेचर के थ्रू तो चेंज को पहचान लिया कि नेचर के थ्रू, तो नेचर के फॉर्म में तो चेंज एवोल्यूशन या फिर रेवोल्यूशन हो सकता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के फॉर्म में देखें कि उस चेंज का रिजल्ट क्या हो सकता है, इसमें भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। यहाँ हम लोगों ने एक बार ब्रीफली वापस बता रही हूँ, टाइप्स में भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेचर एंड अनदर इज रिजल्ट। नेचर में हम लोगों ने एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन की बात की। रिजल्ट की बेस देखें कि चेंज का रिजल्ट क्या होता है, तो सबसे पहला रहता है स्ट्रक्चरल चेंज, कि जो चेंज हुआ उसने सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। एग्जाम्पल आगे बताने वाली हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट इट। दूसरा है उसने थॉट्स को चेंज किया, अनदर इज उसने वैल्यूज़ को चेंज किया और हमारी अजम्पशंस को चेंज किया। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द रिजल्ट्स, द टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे द टाइप ऑफ चेंज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, कि ऐसा चेंज का टाइप जो कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल दे, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल चेंज। अब स्ट्रक्चरल चेंज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आपकी NCERT बुक में भी मेंशन है, इट इज करेंसी। स्टूडेंट्स, करेंसी पहले क्या चलता था? पहले बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या था, कमोडिटी हम लोग एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी, इन दोनों को आपस में कुछ लेन देन करना है, एक्सचेंज करना है, तो कमोडिटी टू कमोडिटी वो कर लेते थे। भी ए ने बी को मान लो वीट दिया, तो बी ने ए को बदले में कॉर्न दे दिया। इसको हम लोगों ने कहा कमोडिटी एक्सचेंज। अब कमोडिटी एक्सचेंज जब चलता था तब उसमें एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि आप उसको ज़्यादा सेव नहीं कर सकते, क्योंकि कमोडिटी की एक लिमिट होती है। आप उसको उसके बाद अगर सेव करने की कोशिश करेंगे
तो वो फिर ख़राब हो जाएगी। तो कमोडिटी जो बार्टर सिस्टम चलता था तब लोगों में सेविंग की टेंडेंसी नहीं थी। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो बार्टर सिस्टम में वैल्यू किसकी थी? वैल्यू थी कमोडिटी की, ठीक है। कमोडिटी की वैल्यू थी ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हमारे यहाँ पे पेपर बनने लगे, पेपर इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन हुआ, पेपर का एवोल्यूशन हुआ, तो पेपर के एवोल्यूशन के साथ पेपर की करेंसी बनने स्टार्ट हुई। और पेपर की करेंसी बनना स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे करके इसको गवर्नमेंट इन द सेंस दैट टाइम मोनार्क ने इसको एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की और ये करेंसी जो है फिर मोड ऑफ एक्सचेंज बन गई कि अब लोग जो भी एक्सचेंज करेंगे वो इस करेंसी में कर सकते हैं। अब जब लोग करेंसी एक्सचेंज आया तो करेंसी एक्सचेंज में चेंजेस क्या आए? चेंज सबसे पहला ये था, जो पहले लोग ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम सेविंग नहीं करते थे, कर नहीं पाते हैं। आप गेहूं को संभाल के कितने टाइम रखेंगे? क्या आप उसको 3 साल संभाल के रख सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं संभाल के रख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जो करेंसी है, पेपर करेंसी है, उसको संभाल के रख सकते हो। तो लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट की। पहले जो वैल्यू थी वो किससे डिसाइड होती थी? वैल्यू डिसाइड होती थी कमोडिटी से। जितने की वो वीट है, जितने का कॉर्न है, उतना ही आपको पेमेंट मिलता था। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट हमारे यहाँ पे ये आया कि वैल्यू हमारे यहाँ करेंसी एक्सचेंज में पेपर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है उस अश्योरेंस की जो उस पेपर के थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है। नोट पे लिखा हुआ देखो, आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज टू द पर्सन, जो भी है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो कागज क्या है? कागज की कोई कीमत नहीं है। इस कमोडिटी एक्सचेंज ने ये बता दिया कि जो एक्सचेंज करने का जो भी मोड है उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किस चीज़ की है? कीमत है उस अश्योरेंस की जो आपकी गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। तो सेविंग्स इंक्रीज होने लग गई और लोगों की जो बेसिक अजम्पशन थी, जो थॉट था लोगों का, वो थॉट लोगों का चेंज हुआ। जो लोग पहले उस कमोडिटी में ही उसकी वैल्यू देख लेते थे, अब लोगों ने उस कमोडिटी में उसकी वैल्यू नहीं देखकर उसको इश्यू करने वाले इंसान में उसकी वैल्यू देखी, उस पोस्ट पे अपनी वैल्यू देखी। और आगे चल के इसने मेजर चेंजेस लाए, और मेजर चेंजेस ये लाए कि हमारे यहाँ पर और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ट्रेड इंक्रीज हुआ, क्योंकि सेविंग इंक्रीज हो रही है। सेविंग इंक्रीज हो रही है तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करेंगे ना। अब इन्वेस्ट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे और ट्रेड भी बढ़ेगा। हम लोगों ने दूसरा देखा था, पहला तो था कि स्ट्रक्चरल चेंज के बेसिस पर चेंज एक टाइप, अनदर टाइप ऑफ चेंज इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज एंड असम्पशंस। हमारे जो वैल्यूज़ हैं, अजम्पशन को आप थॉट भी कह सकते हो, हमारे वैल्यूज़, हमारे अजम्पशन, हमारे थॉट्स के बेसिस पर भी चेंज का एक टाइप है। और हमारे वैल्यू और थॉट के बेस पे भी सोसाइटी चेंज हो सकती है। Our society may change on the basis of our values, our assumptions and our thoughts. और बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर्स कह के गए हैं कि बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस के जो रीजंस हैं वो लोगों के थॉट्स में हैं। याद करो जे रूसो, जीन जैक्स रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने कभी कोई खुद रेवोल्यूशन किया था क्या? आंसर इज नो। रूसो के थॉट्स ने रिवॉल्ट करवाया था और इस रिवॉल्ट ने सोसाइटी को चेंज करके सोशल चेंज ला दिया। तो आपके थॉट्स सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, आपकी वैल्यू सोसाइटी को चेंज कर सकती हैं। अब वैल्यू ने कैसे चेंज किया, एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स, इन अर्ली सोसाइटी बच्चे जो थे उनको सिर्फ बच्चा ही माना जाता था। चाइल्ड है, चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड,
इनके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ नहीं था। चाइल्ड मीन अ चाइल्ड, बस खत्म। अब चाइल्ड मीन चाइल्ड माना जाता था, उनके साथ कोई दूसरा कंसेप्ट जुड़ा हुआ नहीं था। इस वजह से चाइल्ड्स के पास कोई राइट्स नहीं थे। ठीक है, अब इनके पास कोई राइट्स नहीं थे और चाइल्ड को भी दूसरे लोगों की इक्विलियंट ही माना जाता था। चाइल्ड में बी इक्वल टू अ माइनर, चाइल्ड एक माइनर, एक ओल्ड, एक यंग के इक्विलियंट माना जाता था। चाइल्ड इज इक्वल टू यंग, चाइल्ड इज इक्वल टू माइनर एंड ऑल आर इक्वल। जब ऑल आर इक्वल माना गया तो जो चिल्ड्रन हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स नहीं मिले। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारी सोसाइटी चेंज हुई। अब जब सोसाइटी चेंज हुई और 18th और 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ही चिल्ड्रन जो हैं उनको एक बहुत अच्छा लेबर माना गया, लेबरर माना गया कि चिल्ड्रन जो है वो इन फैक्ट्रीज में और माइंस में काम कर सकते हैं। अब चिल्ड्रन की दैट टाइम सिचुएशन क्या थी वो पढ़ने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी। 11th क्लास में आपका पार्ट 3 आता है, एक पार्ट 3, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करके एक चैप्टर है। चैप्टर का नेम तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में चिल्ड्रन जो था उनकी सिचुएशंस का डिसएडवांटेज लिया गया। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि इनिशियली चाइल्ड इज इक्वल टू ऑल, इसलिए इनके लिए स्पेशल राइट नहीं थे, लेकिन बाद में चाइल्ड को बहुत अच्छा लेबरर माना गया, तो हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर स्टार्ट हुआ। ठीक है, चाइल्ड लेबर स्टार्ट हुआ। लेटर ऑन जब ये मालूम पड़ा कि चिल्ड्रन के साथ ऐसा हो रहा है, तो इस चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट मूवमेंट चले, और मूवमेंट चले तो ऐसे मूवमेंट चले कि हमारे यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट बने। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट बने तो ऐसी हमें भी ज़बरदस्त अवेयरनेस आई स्टूडेंट्स कि हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोविज़न किए गए। वेरी स्पेसिफिकली फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट एक मेजरमेंट्स लिए गए, स्टेप्स लिए गए और इसको प्रोहिबिटेड माना गया। एंड टुडे चाइल्ड लेबर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इंडिया एंड इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कई सारे कंट्रीज में चाइल्ड लेबर बैंड है, कुछ जगह वो बैंड नहीं है, जिसको कि हमारे ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एडवोकेट करती हैं, जो उसको पाइनियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्रिटिसाइज करती हैं। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जैसे ही चाइल्ड लेबर की बात सामने आई और उसके बाद कुछ मूवमेंट्स चले और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड डिक्लेयर किया गया, फिर एक कंसेप्ट ट्रेंड में आया, दैट इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड नाम का एक कंसेप्ट जब सामने आया, तब ये बात रखी गई कि बच्चे जो हैं उनके अपने कुछ राइट्स होते हैं और बच्चों से बचपन में दूसरा कोई काम नहीं करवाना चाहिए और ना ही उनके ऊपर इतने ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इम्पोज की जानी चाहिए और ना ही बच्चों से कोई दूसरा हैज़ार्डस वर्क या फिर जॉब करवाना चाहिए। ये सारे कंसेप्ट्स क्यों आए? क्योंकि एक कंसेप्ट एक हमारी सोसाइटी में ट्रेंड में आया, दैट इज़ चाइल्डहुड। जब तक ये चाइल्डहुड नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था, तब तक हमारे यहाँ पे बच्चे काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ठीक ठाक इन द सेंस बच्चे काम पे भी जाते थे, कोल माइंस में भी काम करते थे, उनके पास कोई स्पेशल राइट्स भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये कंसेप्ट ट्रेंड में आता है, वैसे ही बच्चों को बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, उनके लिए हैज़ार्डस वर्क जो है वो प्रोहिबिटेड हो जाता है। Now students, we are going to discuss about
द कॉजेज ऑफ चेंजेस। अब हम लोग सोशल चेंजेस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। दैन स्टूडेंट्स, देयर मे बी टू कॉजेज ऑफ सोशल चेंज, वन इज इंटरनल एंड अनदर इज एक्सटर्नल। या तो वो इंटरनल होंगे, विद इन सोसाइटी होंगे, या फिर वो आपके ऊपर इम्पोज्ड होंगे। हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करके डायरेक्टली आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि स्टार्ट होंगे अभी। The causes of changes, first is environment, another point is technology and economy as well, next is political changes, and finally culture. How these all things contribute us to make change in our society. स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट से। हमारा इन्वायरमेंट सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को ही अफेक्ट नहीं करके सोशल वर्ल्ड को भी अफेक्ट करता है। अब सोशल वर्ल्ड मीन्स आर सोसाइटी, इसको कैसे अफेक्ट करता है? याद करो आप इस चीज़ को, जब ह्यूमन बींग्स का एनवायरनमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई कंट्रोल, किसी तरह का कंट्रोल जब ह्यूमन बींग्स का एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं था, दैट टाइम ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली डिपेंडेंट थे सोसाइटी पर, डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे। और ये इतनी डिपेंडेंसी हो गई कि हमारे जो सिविलाइजेशंस हैं, वो सिविलाइजेशन भी कहाँ हुए? वो हुए नियर रिवर बैंक, जहाँ एनवायरमेंटल कंडीशंस पॉजिटिव थी, वहाँ पे हम लोगों ने सिविलाइजेशन किया। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो, या फिर किसी दूसरे तरह की सिविलाइजेशन हो। सिविलाइजेशन कहाँ हुआ? जहाँ रिवर हो और एनवायरमेंटल पॉजिटिव वहाँ पे सिचुएशंस हों। तो हम इतने ज़्यादा अफेक्टेड थे इस एनवायरनमेंट से, इतने ज़्यादा अफेक्टेड थे कि हमारा हैबिटेट जो था वो किसने डिसाइड किया? वेयर वी विल लिव, हम रहेंगे कहाँ? कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है आपका एनवायरनमेंट। हम लोग आज की डेट में आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक क्यों नहीं जाते हैं? रहने जाओ वहाँ पे, आर्कटिक जाओ, अंटार्कटिक जाओ, किसने मना किया है? साइबेरिया जाओ, टुंड्रा में जाओ, क्यों नहीं जाते लोग वहाँ पे? बाकी तो हर चीज़ ऑक्यूपाई कर रखी है। हम यहाँ पे इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस हमारे लिए अच्छी नहीं, ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी नहीं है। इवन दो यहाँ पर भी सेटलमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सेटलमेंट्स नहीं हैं, पर ये सेटलमेंट्स कुछ नंबर पर हैं, ऐसे नंबर जो कि आप फिंगर पॉइंट्स पर भी काउंट करवा सकते हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट ने हमको इतना अफेक्ट किया है कि हमारा हैबिटेट, ठीक है, हमारा हैबिटेट, हमारा रेजिडेंट, हमारा सिविलाइजेशन, सब के सब ये अफेक्टेड हैं फ्रॉम आर एनवायरनमेंट। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोगों ने भी प्रोग्रेस की ही है, और प्रोग्रेस करने के बाद अब हमने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। और कंट्रोल करना ऐसे स्टार्ट किया है कि जिस जगह पर पहले प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी ड्यू टू एनवायरनमेंटल कैजुअलिटीज़, वहाँ पे अब हम लोगों ने मोर एंड मोर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता था वहाँ पे रेनफॉल करना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत शाइनिंग एग्जाम्पल है, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में आप देखेंगे, क्योंकि डेजर्ट लाइक सिचुएशन है, रेनफॉल वहाँ होता नहीं है, एनवायरनमेंट का रोल डोमिनेंट है, एनवायरनमेंट ने वहाँ की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है और डेजर्ट को इंक्रीज़ किया है। अब डेजर्टिफिकेशन जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है तो वहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल है, स्टैंडर्ड है, वो भी अफेक्ट हुआ है और लोगों के पास वाटर की स्कैर्सिटी है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने डेवलपमेंट कर लिया है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, इस वजह से ह्यूमन बींग्स ने अब एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। और एनवायरनमेंट को हमने ऐसे कंट्रोल कर लिया कि सऊदी अरेबिया ने 2 स्टेप्स लिए हैं।
अब 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं, वन बाय वन देखें। 2 स्टेप्स, वन इज क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में ये लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है अभी तक। हाँ, क्लाउड सीडिंग में सबसे पहले ये होगा कि जो क्लाउड्स हैं, है ना, कभी मॉनसून कैसे क्रिएट होता है इसको लेकर भी हम लोग एक स्पेसिफिक क्लास ले लेंगे। मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि मॉनसून आखिर होता क्यों है और कैसे होता है, और जो विंड का जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है, वो सब डिटेल में कभी आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें तो मैं आपको सेपरेट लेक्चर लेके बता दूंगी। लेकिन हाँ, अभी ब्रीफली इतना सी सुन लो, रेनफॉल क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये छोटा क्लाउड यहाँ पे, क्लाउड यहाँ पे, क्लाउड ऐसे छोटे छोटे क्लाउड्स क्या डिवाइडेड होते हैं, और क्योंकि क्लाउड्स डिवाइडेड हैं तो वो इतनी ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाते कि यहाँ पर रेनफॉल हो। तो ये छोटे छोटे क्लाउड्स जब आपस में ये क्लैश नहीं करते हैं, बड़ा नहीं हो पाता है, इस वजह से रेनफॉल भी नहीं हो पाती। मैं सिर्फ एक रीज़न बता रही हूँ, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, वो इसीलिए मैंने आपको कहा कभी मानसून पर क्लास लेनी हो तो बता देना। हाँ, सऊदी अरेबिया की जहाँ बात कर रही हूँ, छोटे छोटे क्लाउड्स होते हैं, हमारा जो स्पेस है कंप्लीट क्लियर रहता है, क्लाउड्स इतने ज़्यादा क्रिएट हो पाते नहीं हैं। इस वजह से वहाँ के टेक्नोक्रेट्स जो हैं उन्होंने क्लाउड सीडिंग करना स्टार्ट कर दी। क्लाउड सीडिंग में ये किया उन्होंने ऊपर, हाँ, बिहाइंड द क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स के ऊपर यहाँ पे किसी ड्रोन या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट के थ्रू कुछ वो केमिकल्स स्प्रेड करते हैं, और ये केमिकल्स जो हैं इन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करने की पावर, इन क्लाउड्स को मोर एंड मोर अट्रैक्ट करते। तो पहले जो ये क्लाउड यहाँ पर बिखरे हुए थे, अब ये क्लाउड एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बड़ा क्लाउड बन जाते हैं, और बड़ा क्लाउड बन के ये रेनफॉल करने में सक्सेसफुल रहता है। दिस इज़ नोन एज क्लाउड सीडिंग, जिसके एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हम ह्यूमन बींग्स ने एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल किया है उसका एग्जाम्पल है, आपको मालूम होगा साउथ पोल ऑफ आर अर्थ। साउथ पोल क्या है, जैसे जैसे पोलर एरिया में आप आते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीज होते जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे आइस बक्स बहुत ज़्यादा है। तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया, साउथ पोल ऑफ इंडिया से आइस बक्स लाए, और ये आइस बक्स जो है, देखो ये आइस बक्स जो हैं ये प्योर वाटर होता है ना, और बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है वाटर की। तो वहाँ से आइस बक्स लाते हैं, और अपने यहाँ पे इन्होंने कुछ एक ऐसे टैंक्स बनवा रखे हैं जहाँ पे ये उन आइस बक्स से जो वाटर मिलता है उसको कंजर्व करके रखते हैं, जिससे कि इनका जो लाइवलीहुड है, इनकी जो लाइफ है अराउंड 2 to 3 months वन आइस बग में चल जाती है। ये भी एक्सपेरिमेंट वो लोग कर चुके हैं, चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। Till then, keep learning, stay at home, and if you have any doubt, query or problem, then you can contact to me directly. This is me, Rajni Gagwani, signing off.